मौजूदा कार्यकाल जो है वो 3 साल से 7 महीने तक घटते हुए नजर आएगा। तो ये पूरी पॉलिसी जो है अभी फ्रेमवर्क की गई है, रोड मैप बनाया गया है। अगर वन नेशन वन लागू होता है तो पहले ही आपको बता दें रोड मैप है, उसके बाद का कार्यकाल भी जो है वो 3.5 साल का होते हुए नजर आएगा। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है क्योंकि पूरा ये फ्रेमवर्क करने के लिए कहा था। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब, आपको याद होगा हाल ही में इन राज्यों के अंदर चुनाव हुए थे। इन 11 राज्यों के अंदर तीसरे चरण के अंदर आपको बता दें कि चुनाव जो है वह 2026 में करवाए जाएंगे। तो मौजूदा कार्यकाल 3 से 5 महीने तक जो है वह घट सकता है, यह आकलन लगाया गया है। उसके बाद 2.25 साल जो है वह रहेगा। तो कुछ राज्यों के अंदर आप देखेंगे कि कार्यकाल बढ़ेगा, कुछ में घटेगा, ऐसे होते हुए नजर आएगा। आपको याद होगा गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इन सभी राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए। यहाँ पर भी ऐसी प्रक्रिया जो है वो देखने को मिलेगी। मौजूदा कार्यकाल जो है 13 से 17 माह है, घटते हुए नजर आएगा। तो ये अलग अलग फेज, अलग अलग आप देखेंगे कि सालों के लिए बनाए गए हैं। बाद का जो 2.25 साल है वो रहेगा। तो ये 3 फेज बनाए गए हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, जो अलग अलग सालों में जो है वे बांटे गए हैं, 2024, 2025 और 2026 के अंदर। चलिए, इस बीच इस मुद्दे पर कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। एक नजर सवालों पर डालेंगे और फिर सीधा चर्चा की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला सवाल तो यह है दर्शकों की तरफ से कि ये वन नेशन वन इलेक्शन है कैसे, ये कैसे संभव है। दूसरा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्या देश इस बदलाव के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे देश की विविधता इतनी ज़्यादा है, आबादी इतनी ज़्यादा है। इतने बड़े देश के अंदर क्या ये मुमकिन है कि हम एक ही समय के अंदर लोकसभा में बैठी सरकार भी चुन लें और राज्य में बैठी सरकार भी चुन लें। इस नीति से क्या आने वाले समय में एक रीति बदलते हुए नजर आएगी, क्योंकि आपने नीति तो बना दी, नए नियम लागू करने पड़ेंगे। नए नियम लागू करने के साथ बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लिखित हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, आपको उसमें बदलाव करना पड़ेगा। बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए होंगे। केंद्र सरकार को क्या इससे फायदा मिलते हुए नजर आएगा, क्योंकि कई सारे एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि केंद्र में बैठी सरकार को बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है, क्योंकि वह केंद्र में बैठी सरकार है और उसके पास एक एडवांटेज रहेगी कि वह राज्य में जब एक साथ चुनाव हो रहे हैं, चुनाव प्रचार हो रहे हैं, तो वो मुमकिन है कि वो फायदा उठा सकती है। क्या रीजनल पार्टीज को बड़ा नुकसान होगा इससे? विस्तार से इस पर भी चर्चा करेंगे। 2029 में क्या एक राज्य के अंदर भी सरकार बन जाएगी और लोकसभा के अंदर भी सरकार बन जाएगी? 2029 यानी कि आज से लगभग हम कह सकते हैं कि 5 साल में वही समय है जब कहा जा रहा है कि डिलिमिटेशन के बाद विमेन रिजर्वेशन बिल भी लागू किया जाएगा। 2029 तक इतने सारे बदलावों के लिए क्या भारत तैयार है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके, परिचय आपको करा देते हैं। बीजेपी से एलपी लोहिया हमारे साथ है, कांग्रेस से भूदेव शर्मा हमारे साथ है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ संदीप चौधरी जी हैं, आईएएस ऑफिसर हमारे साथ जीएस अवाना, फॉर्मर आईपीएस डीसीपी दिल्ली पुलिस से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय देने के लिए। सबसे पहले एलपी लोहिया जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हर वक्त चुनावी मूड में रहने वाली बीजेपी अब चुनाव की प्रक्रिया में ही बदलाव करने जा रही है। जी सर। है, मेरे नाम में थोड़ी त्रुटि हो रही है, वो एलपी की जगह आप जेपी लोहिया कर लीजिएगा, थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए पलक जी, वन नेशन वन इलेक्शन की जो ये तैयारी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरे देश के हित में है और इसको सर्वसम्मति से, मुझे ऐसा लग रहा है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को ही इस पर मिल बैठ करके काम करना चाहिए, क्योंकि ये देश को एक अच्छी दशा और दिशा देने के लिए बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, जब भारत के अंदर आज मोदी जी की सरकार चल रही है और मोदी जी की सरकार आज देश के हर उस काम को जो देश के हित में है, जो देश के आम जनमानस के हित में है, उस काम को करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू हो जाता है, और ये मैं तो ये कहता हूं कि सर्वसम्मति के साथ लागू होना चाहिए, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति तो मुझे लगता नहीं कि होनी चाहिए। कांग्रेस से भूदेव जी हमारे साथ है। कांग्रेस जी क्या कहना चाहेंगे भूदेव जी, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों का सुनना बेहद ज्यादा जरूरी है। क्या लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन से बीजेपी कोई अपना व्यक्तिगत फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ग्राफ से कहते हैं कि केंद्र में बैठी सरकार को एक अच्छा लाभ जो है इस वन नेशन वन इलेक्शन की नीति से मिलते हुए नजर आएगा? जी भूदेव जी। अच्छी लगती वन नेशन वन इलेक्शन सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें उसकी चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा
कि पहले भी हमारे यहाँ एक साथ इलेक्शन होते थे, ऐसा नहीं है कि पहले इससे होते नहीं थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जब वन नेशन वन इलेक्शन का जो खाका इन्होंने तैयार किया है वो पहले जनता के सामने आने दो, उस पर तभी कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है कि इसके क्या विचार हो सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ हम जहां विकेंद्रीकरण की बात करते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, और हम लोगों को पता है, आपने भी कहा स्टार्टिंग में कि अपने देश के अंदर इतनी विविधता है कि एक कहावत है कि कोस कोस पे बदले वाणी, कोस कोस पे बदले पानी, 4 कोस पे बदले वाणी। तो एक ऐसी जगह पर जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, महात्मा गांधी जी कहते थे कि जो सत्ता है वो गांव के लोगों तक पहुंचनी चाहिए, हर चीज का लाभ। एक तरफ आप कहते हो कि हम छोटी बड़ी चीजें गांवों तक पहुंचाना चाहते हैं, यहाँ पंचायत इलेक्शन भी होते हैं, इसके लिए पंचायत इलेक्शन लेके आए गए, नगर पालिका इलेक्शन लेके आए गए, फिर राज्यों के इलेक्शन। और मुझे लगता है कि हर जगह के मुद्दे अलग अलग होते हैं, चाहे वो गांव का मुद्दा हो तो वो अलग होगा, अगर हम राज्य के स्तर पर बात करें तो एक अलग मुद्दा होगा, लोकसभा के स्तर पर बात करें तो एक केंद्र के स्तर पर तो वो एक अलग मुद्दे होते हैं। और जिस तरह से एक मिनट, जिस तरह से आज जिस देश में जो राजनीति है वो चेहरे पर आधारित हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि वहां मुद्दों जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, माना कि चलो केंद्र में एक चेहरे पर चुनाव होता है और ठीक है, लेकिन क्या गांव के मुद्दे और केंद्र के मुद्दे एक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। तो क्या गांवों के उन मुद्दों को सॉल्व किया जा सकता है? इस तरह से तो कभी नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो खाका जब पब्लिक के सामने आएगा तभी कहा जा सकता है। बाकी सुनने में हर चीज अच्छी लगती है। क्या कहना चाहेंगे? गुरुदेव जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात संदीप जी बोली है कि हाल फिलहाल में चेहरे का फायदा उठाया जा रहा है, केंद्र में बैठे चेहरे का फायदा राज्यों के अंदर उठाने की कोशिश की जा रही है और उसके तहत ही वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आया जा रहा है। और ये बात सही है कि राज्यों के मुद्दे कुछ अलग रहते हैं और केंद्र में बैठी सरकार के कुछ अलग मुद्दे रहते हैं। तो क्या एक साथ चुनावी प्रचार कैसे होगा? जब आप एक ही जगह पर चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं तो आप ये चाहते हैं कि आप केंद्र में बैठे हैं तो आप उसका फायदा उठा लीजिए। जी संदीप जी। वन नेशन वन इलेक्शन एक बहुत अच्छी थ्योरी है और होनी चाहिए, इससे खर्च भी बचेगा और कई फायदे होंगे, लेकिन हमें हकीकत से भी रूबरू होना पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए कि हो सकता है ऐसा मैनेजमेंट कर लिया जाए कि भाई विधानसभा इलेक्शन और लोकसभा इलेक्शन एक साथ हो जाए, लेकिन आपको इस चीज से भी सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आप मना नहीं कर सकते कि बाय चांस किसी प्रदेश की सरकार गठबंधन की बनती है और वो साल भर में गिर जाती है, तो क्या वो 4 साल तक फिर ऐसे ही वहां पे पड़ा रहेगा मामला पेंडिंग, फिर साथ में इलेक्शन होगा, या उस राज्य के साथ फिर सभी पूरे देश के इलेक्शन फिर एक बार में करवाओगे? आप कोई सांसद, अभी कई सांसदों ने चुनाव लड़े, आपको मालूम होगा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्या उनके इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे? जो 6 महीने में इलेक्शन कराने का एक प्रावधान है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, तो हमें इसके लिए पूरे तरीके से तैयार होने की जरूरत है कि प्लेटफॉर्म क्या है, किस तरीके से देश की राजनीति को लेकर हम चल सकते हैं। ठीक है, सुनने में कुछ चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, जी सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस वक्त केंद्र में बैठी बीजेपी सरकार का ये कहना है, पॉलिसी मेकर्स का कहना है कि जब भी चुनाव होते हैं पुलिस के ऊपर और जितने भी सुरक्षा बल हैं उन पर काफी ज्यादा बोझ हो जाता है। और हम देखते हैं कि 6 महीने होते हैं, बीतते हैं, एक राज्य में फिर चुनाव आ जाते हैं, फिर 6 महीने बीतते हैं, फिर चुनाव आ जाते हैं, तो नेता सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं और नेताओं के साथ साथ सुरक्षा बल वह भी काफी ज्यादा हम देखते हैं कि व्यस्त हो जाते हैं। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन से पुलिस के ऊपर जो एक लोड है वो कम होते हुए नजर आएगा? जी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हाँ, बिल्कुल लोड कम होगा। और देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन से सभी एजेंसीज को रिलीफ मिलती है। जब हमारे देश में चुनाव शुरू हुए तो शुरू के 3 चुनाव एक साथ ही हुए थे, 51 से लेके और 1967 तक चुनाव एक साथ होते रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो संदीप जी बता रहे थे कि अगर इन बिटवीन बीच में किसी का कोई बीच में कोई विधानसभा भंग हो जाए, कुछ और कारण हो जाए, तो उसका भी कोई रास्ता निकाल लेना चाहिए। हर वक्त पूरे साल में कहीं ना कहीं चुनाव चलता है और जो केंद्रीय बल हैं वो अपनी जो मेन ड्यूटी है उनको छोड़ के वो उसी काम में लगे रहते हैं, तो वो दूसरी जगह भी फोकस कर पाएंगे। तो इसलिए
जो वन नेशन वन इलेक्शन है ये पुलिस के दृष्टिकोण से एकदम सही है। जो छोटी मोटी दिक्कतें उनको वर्कआउट करके उनका कोई सॉल्यूशन इसमें निश्चित तो क्या कर जी दें। सवाना जी, एक तरफ तो हम समय की बचत तो कह रहे हैं, क्या पैसों की भी बचत होते हुए नजर आएगी? यहाँ पर हम राजनीति से परे हटकर बात कर रहे हैं जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, क्योंकि हम देखते हैं नेता कहीं जाएगा तो उसके पीछे हमें पुलिस को साथ में छोड़ना पड़ेगा, और जितना विशाल हम देखेंगे जनसभा है उतनी ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस। इसमें फायदे और भी होंगे, पैसे का तो फायदा है ही, क्योंकि एक साथ आप सारे इलेक्शन करा रहे हैं, और उन्हीं इलेक्शन को अगर आप 3 बार में कराएं, 4 अलग अलग कराएं, तो 4 गुना उसके ऊपर लागत बढ़ जाती है जब एक में काम हो जाएगा। और एक जो सबसे बड़ी बात होती है वो ये होती है कि जब इलेक्शन आता है तो सारा जो तंत्र है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर चला जाता है। बिल्कुल। जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है वो इलेक्शन कमिश्नर होता है उसी स्टेट का, तो उससे भी दिक्कतें आती हैं। जो रूटीन के काम है वो सब बंद हो जाते हैं और सब एक ही तरफ लग जाते हैं इलेक्शन में, तो इस चीज से भी छुटकारा मिलेगा। इससे काफी जेपी लोहिया जी क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये तो हमने बता दिया कि पुलिस को बड़ा फायदा मिलते हुए नजर आएगा, और नेताओं को जिन्हें पॉलिसी बनाने के लिए, नीति बनाने के लिए चुना जाता है, उनका भी थोड़ा टाइम बचेगा और वो जनता के मुद्दों पर पॉलिसी बना पाएंगे, ज्यादा बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन होते हुए नजर आएगा। लेकिन जेपी लोहिया जी, अगर आपने अभी भूदेव जी को सुना, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि हाल फिलहाल में देश में चेहरे की राजनीति देखने को मिल रही है कि जी चेहरे पर वोट दीजिए। हमने हाल फिलहाल में देखा कि 5 राज्यों में जब चुनाव हुए तो आप मोदी मैजिक का जिक्र करते हुए नजर आए, और मोदी मैजिक से लगभग 30% वोट आपको मिला भी। इसी के तहत आप चाहते हैं कि आपको राज्य में भी आने वाले समय में फायदा मिल सके। जी लोहिया जी। देखिए पलक जी, निश्चित तौर पर मैं भूदेव जी ने जो सवाल खड़ा किया है मैं उसका जवाब आपको देना चाहता हूँ। चेहरा तो देखिए हर पार्टी के पास है, अपना अपना चेहरा सभी पार्टी के पास है, उनके पास सबके पास नेता है, और देश की जनता बहुत समझदार है। देश की जनता इन सब चीजों को बड़ा नजदीक से देखती है। तो जो देश के अंदर जो अच्छा काम करेगा, देश की जनता स्वाभाविक है उसके साथ खड़ी होगी। तो अगर इसको एक चेहरे पे ले जाकर के चेहरे पे अगर इसका विरोध करना मुझे लगता है कि कतई भी बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं अवाना जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहूंगा, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि देश के अंदर एक देश हो, एक ही चुनाव हो, उसके अंतर्गत अगर सारी चीजों को देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसों के साथ साथ इसमें अगर कुछ सबसे ज्यादा फायदा कि अगर किसी को होता है तो वो देश की जनता को फायदा होता है, क्योंकि देश की जनता का समय बचता है। लेकिन सर, पैसे बचाने की इतनी होड़ के अंदर ये ना हो कि देश से संघवाद ही खत्म हो जाए, क्योंकि रीजनल पार्टी जो है वहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे उठाती हैं। क्षेत्रीय पार्टी संघवाद के लिए बहुत जरूरी है, फेडरलिज्म के लिए बहुत जरूरी है। पैसा बचाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में ये ना होना कि संघवाद ही खत्म हो गया देश से। पलक जी, कोई पार्टी खत्म नहीं हो रही है, किसी कोई रीजनल पार्टी खत्म नहीं रही है। और ये मैं आपको बार बार इस बात को मैं जोर दे रहा हूं कि ये देश के हित में है। ये पैसा बचाने की बात नहीं है, ये आम जनमानस के हित की बात है। पैसा बचाना एक अलग थ्योरी है, पैसा बचना अलग थ्योरी है, और बचना भी चाहिए। अगर देश का अगर पैसा बेफालतू में अगर खर्च होता है, बिना वजह खर्च होता है, अगर वो पैसा बचता है, देश के अच्छे विकास कार्य में लगता है, तो मुझे लगता है किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मुझे नहीं पता विपक्ष इसको किस तरह से देखता है। देखिए, अगर विपक्ष सही तरह से अगर अच्छे देश के अंदर अगर अच्छे कामों को सही नजरिया से देखे, तो मुझे लगता है कि आज विपक्ष जो पीछे की लाइन में खड़ा है, उन सब चीजों से भी विपक्ष बचने का प्रयास करेगा। भूदेव जी, जेपी लोहिया जी ने विपक्ष की बात करी, मैं भी विपक्ष की बात करना चाहूंगी। सर, अभी तो वन नेशन वन इलेक्शन लागू ही नहीं हुआ। जब ये पूरी कमेटी बनाई गई, बाकायदा अधीर रंजन चौधरी को न्योता दिया गया और कहा गया कि आप इस कमेटी के अंदर मौजूद रहें, जब भी जो भी पॉलिसी फ्रेमवर्क हो आप भी अपना पक्ष रखिए। उन्होंने बैकआउट कर दिया। जी भूदेव जी। नहीं, देखिए तिलक जी, पहले तो मैं जेपी साहब के जो सवाल है उनको भी मैं इनको बता देता हूँ कि चेहरे पर आधार। जेपी जी, अगर कोई लोकतंत्र होता है ना, हमारे देश को विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। यहाँ क्षेत्रीय पार्टियों का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है। अगर एक चेहरे से अगर यहाँ चुनाव होगा तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र मजबूत होगा। सुनिए, पहले आप तो पहले कहते थे कि एक देश एक झंडा एक संविधान, आपने तो मणिपुर को इजाजत दे दी दूसरा झंडा बनाने के लिए। आप अपनी बात पर कहाँ रुके? एक तरफ आप जम्मू कश्मीर के लिए दूसरी बात करते हैं और आप नॉर्थ ईस्ट के लिए वो बातें लागू नहीं करते हो। तो आप जो बोलते हो कम से कम उस पर ये अच्छी बात है। मैंने कहा हमें भी अच्छा लगता है कि
वन नेशन वन इलेक्शन, हमने कहा शुरुआत में, मैंने बोला बहुत अच्छा लगता है सुनने में, हमें पता है कि इसके पैसे की बचत होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन क्या पैसे की बचत के लिए हम देश के लोगों के जो अधिकार हैं, देश के लोगों की जो समस्याएं हैं, क्या हम उनको सुलझा पाएंगे? क्या वो जो गांवों में जो समस्याएं हैं, क्या वो केंद्र कभी उनको सुलझा पाएगा? इसी के लिए तो जो हमने जो क्या है, गांवों में ग्राम पंचायत से लेकर के हर जगह चुनाव, सरपंच के इनके चुनाव कराए गए। क्यों कराए गए? सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, क्षेत्रीय पार्टियां भी वहां पर उठ करके आए। आप अगर सारी चीजों को, अगर मैंने पहले भी कहा स्टार्टिंग में कि पहले इसका पूरा खाका जनता के सामने आना चाहिए, जिसके बाद ही इस पर कुछ प्रतिक्रिया दी जा सकती है। जी सवाना जी, क्या कहना चाहेंगे? बहस तो सही है, आप कह रहे हैं कि कॉस्ट कटिंग कम होगी, पुलिस के ऊपर बोझ कम होगा, तो क्या सर संघवाद जो हमारे देश की एक खूबसूरती है, लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े, तो वहां से संघवाद जब खत्म होते हुए नजर आएगा तो पुलिस की तैनाती और कर दीजिए ना, पैसे का खर्च होगा ज्यादा, अगर आपको लग रहा है कि पुलिस जो है अभी और आवश्यकता है पुलिस बल की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप ये चाह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन रहकर केंद्र में बैठी सरकार को फायदा मिले, तो इससे संघवाद खत्म होगा। जी जी सवाना जी। जी देखिए, जो फेडरल स्ट्रक्चर है उससे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, पर हम प्रैक्टिकल जो मैं आपको बात बता रहा हूं वो ये कि जब कहीं इलेक्शन होता है कहीं दूसरी जगह, तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी फोर्सेस जाती हैं। श्योर। अब जो आर्मड पुलिस है, जो आर्मड पुलिस कंपोनेंट है स्टेट पुलिस का, वो दूसरी जगह जाएगा। जो काम वो यहाँ करता अब उसको वहां जाना पड़ेगा, और इस काम के लिए आप इतनी बड़ी फोर्स कभी भी रिक्रूट नहीं कर सकते कि इलेक्शन के लिए आप इतने लाख लोग रिक्रूट करके रखें, ये संभव नहीं है। और मैंने तो यहाँ तक देखा है कि जब इलेक्शन होते हैं लगभग सब काम रुक जाता है, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सब कुछ रुक जाता है, कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया जा सकता और स्टैंड स्टिल हो जाता है, इसी काम में रहता है। और दिल्ली की तो एक और भी दिक्कत है। क्या? दिल्ली की दिक्कत यह है कि जैसे कहीं ना कहीं स्टेट में इलेक्शन चलता है, उसका प्रभाव दिल्ली में जरूर 2-4 धरने प्रदर्शन उस स्टेट से, उस इलेक्शन से रिलेटेड होते रहेंगे। क्या ये भी असर पड़ता है क्योंकि सेंटर के जितने भी मिनिस्टर है सर दिल्ली में है, उनको अक्सर जाना पड़ता है, सबसे ज्यादा बोझ दिल्ली पे आता है? जी सर बिल्कुल, दिल्ली पे प्रेशर होता है, वहीं पे सारे धरने प्रदर्शन होते हैं, उसके लिए फिर सारे सालों साल यही चलता रहता है कि अब फला जगह इलेक्शन है तो वहां के लोगों ने ये मुद्दा उठा के यहाँ पे धरना दे दिया, अब ये हो गया, तो क्या काम क्या करे, हर वक्त तो इसी में ही इंगेज रहते हैं। तो थोड़ा सा ठीक है, जो प्रजातांत्रिक चीज है उनको ध्यान में रख के थोड़ा सा मॉडिफाई करके और इसको लागू कर देना चाहिए, ये सबके भले की बात है। देखिए संदीप चौधरी जी, इस वक्त पुलिस का तो ये कहना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो हमारे लिए तो ये बहुत सही साबित होगा। आपने 3 महीने में इलेक्शन करा लिए, उदाहरण के तौर पर हम ले रहे हैं, और बाकी के जो हमारे पास 5 साल के अंदर 4.5 साल बचे हैं, हम जो पुलिस की हम कह सकते हैं जिसके लिए उसे रिक्रूट किया गया है उस पर वो फोकस करेगी, नेता को जिसके लिए चुना गया है वो उस पर फोकस करेगी, एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलेगी। जी संदीप। देखिए पलक जी, अवाना साहब ने जो बात कही वो उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कई चीजें हैं। पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, मुझे जहां तक लगता है जीएस अवाना जी ने जो बात कही वो फैक्ट है कि जब राज्य के अंदर चुनाव हो रहे हैं किसी, तो दूसरे राज्य से अगर नेता उस राज्य में जा रहा है तो अपनी सिक्योरिटी फोर्स को वहां पर लेकर जाएगा। अगर किसी जनसभा में जा रहा है तो वो लोड तो पुलिस को उठाना पड़ रहा है ना, और नेता को तो उठाना पड़ ही रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि वो हर महीने कहीं जा रहा है, नीतिगत पैसे कब लेगा। जी सर। देखिए पलक जी, कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे आपने एक संघीय ढांचे का जिक्र किया, आज की तारीख में जो नेशनल पार्टीज हैं उनके पास चुनाव लड़ने के लिए अपना पूरा संगठन हर स्टेट में है, वो एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं सब जगह। लेकिन जो क्षेत्रीय दल हैं जो अभी अपने पैर पसार रहे हैं, मान लिया एक एग्जांपल के तौर पर आप आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, आम आदमी पार्टी को भी चुनाव लड़ना है, एक साथ आपने चुनाव करा दिया, वो तमिलनाडु में कैसे चुनाव लड़ेगा, वो केरल में कैसे चुनाव लड़ेगा, उनकी क्या तैयारी होगी, क्योंकि आपके पास वो संगठन नहीं है।
इसी तरीके से अगर नीतीश कुमार पूरे देश में चुनाव लड़ना चाहे तो वो कैसे चुनाव लड़ेंगे? या तो आपके पास इतनी बड़ी टीम हो, जैसे बीजेपी के पास एक नेशनल कैंपेनर्स की बहुत बड़ी टीम है, वो लोगों को उतार सकते हैं। उनके पास बॉलीवुड के स्टार्स भी हैं, पॉलिटिक्स के भी बड़े नाम और चेहरे हैं, कांग्रेस के पास भी ऐसे लोग हैं, कांग्रेस भी मैनेज कर सकती है। लेकिन इससे होगा क्या, जो क्षेत्रीय दल हैं कहीं ना कहीं वो एक साथ दब सकते हैं। और जिस तरीके से हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वो अपने अपने स्टेट को कवर करते हैं, और जब लोकसभा चुनाव होते हैं, खास करके जब गठबंधन में टीमें होती है, तो ममता बनर्जी हो, नीतीश कुमार जी हो, आपके उड़ीसा से नवीन पटनायक हो, ये सब लोग एक स्टेज पर आकर पूरे देश में घूम सकते हैं और अपना चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से कई तरीके की इन लोगों को जेपी लोहिया जी क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त बीजेपी की मंशा विपक्ष से मुक्ति लग रही है। नहीं, देखिए, ये तो राजनीतिक पार्टियों का अपना एक मसला है, अपना एक काम करने का तरीका है। अभी संदीप जी ने जो बात कही है कि आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में किस तरह से चुनाव लड़ेगी, ये राजनीतिक पार्टियों का अपना चुनाव लड़ने का अपना तरीका है। और ये संगठन को खड़ा करना, मेरे को उदाहरण, मुझे सर उदाहरण के तौर पर आप बताइए सर मुझे उदाहरण के तौर पर आप बताइए। आपके पास केंद्र में बैठे हैं सर, एक सेकंड जेपी लोहिया जी, आप मेरी बात सुनिए। आपके पास केंद्र में बैठे हैं पीएम मोदी, आपके पास बैठे हैं गृह मंत्री अमित शाह, आपके पास है जेपी नड्डा, आपके पास कई सारे केंद्र के नेता हैं, फिर राज्य में भी आपके मुख्यमंत्री मान लीजिए हैं, और राज्य में भी आपके पास चेहरे हैं। आम आदमी पार्टी के पास महज अरविंद केजरीवाल हो गए और 3-4 और नेता हम कह सकते हैं जो दिल्ली में अपनी बैठ बैठाए हुए हैं या फिर पंजाब में, वो जेल में, वो प्रचार के लिए जा सकते हैं। सर वो वहां नहीं जाते, जेल में है, कहाँ है उसमें नहीं जा रहे, उस गणित में जा ही नहीं रही सर हम। अब वो दिल्ली में फोकस करेंगे सर, या फिर वो अन्य राज्यों के अंदर जो अपना विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं वहां जाएंगे? आप प्लीज मुझे समझाइए सर। आप तो अलग अलग राज्यों में भेज देंगे, उनको प्रॉब्लम क्या है दूसरे राज्यों में जाने के लिए? सर कैसे जाएंगे आप समझ नहीं पा रहे सर, फोकस कैसे? सर एक बात बताइए, मैं अगर विस्तार से आपको ये उदाहरण पेश कर रही हूँ तो मेरा कहना यह है कि आपने कर्नाटक में पीएम मोदी जी को भेज दिया, फिर आपने तय किया कि जी हिमाचल में हम जेपी नड्डा जी को भेज देंगे, गृह मंत्री अमित शाह जी को आपने मान लीजिए एमपी में भेज दिया। आपके पास नेता हैं, केंद्र के भी हैं और राज्य के भी हैं, लेकिन वही एक क्षेत्रीय दल जो अपना विस्तार चाहता है उसके पास मुख्य 4-5 चेहरे हैं सर, और वे 4-5 चेहरे भी वो कैसे भेजेगा? मैं ये कहना चाह रही हूँ सर, आई होप मैं समझा पाई। पलक जी आपका कहने का मतलब ये कि कोई क्षेत्रीय पार्टी अगर किसी प्रदेश में चुनाव लड़ना चाह रही है और वो दूसरे प्रदेश में भी जाना चाह रही है, तो और वो अगर नहीं जा सकते तो क्या उनके नहीं जाने के चक्कर में देश का नुकसान करते रहें? फाइनल कमेंट सर मैं आपसे लेना चाहूंगी, शायद भूदेव जी मेरी बात समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रही थी। जी भूदेव जी। जी पलक जी, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि गांधी जी भी चाहते थे कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इस तरह से दूसरी वजह से अवाना जी ने कहा, चौधरी जी ने कहा, काफी समस्याएं हैं। मैं तो फिर से कहता हूं कि एक बार जब जनता के सामने इसका पूरा खाका तैयार होगा तभी इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सकती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ऐसे डिसीजन लेने से पहले हमें अपने देश के लोकतंत्र का ध्यान रखना चाहिए, और लोकतंत्र का मतलब वही है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हर एक नीचे वाले व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, और उसकी समस्याओं के लिए मुझे ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता है। बाकी खाका आने पर अपन इस पर बात कर सकते हैं। पूर्व आईपीएस हमारे साथ हैं, वो शायद इस पर ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे क्योंकि नीतिगत फैसले जो हैं वो आईएएस ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर के समक्ष लिए जाते हैं। जी सवाना जी क्या कहना चाहेंगे? बड़ी दुविधा है, पैसा बचाया जाए, पुलिस से लोड हटाया जाए या फिर संघवाद की सुरक्षा की जाए? जो 21वां लॉ कमीशन था जिसमें रेड्डी साहब इसके चेयरमैन थे, उन्होंने भी रिकमेंड किया, और अभी भी हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी उसमें अध्यक्षता में ये बैठा है। तो मुझे ये लगता है कि एज इट इज आंख बंद करके तो इसको लागू नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको देखें। एक अच्छी चीज है, पर इसको एक वॉयबल बनाने के लिए आमूल चूल परिवर्तन करके इसको लागू कर देना चाहिए। संघवाद तो सर एक ऐसी चीज है जो अमूल्य है ना सर, उसको कैसे तोल सकते हैं आप? मुझे सुना नहीं सर, जब हम संघवाद की बात कर रहे हैं, फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, वो तो अमूल्य है ना, उसकी वैल्यू आप लगा ही नहीं सकते। नहीं, फेडरलिज्म तो है, 2 डिफरेंट इलेक्शंस हो रहे हैं, स्टेट का अलग हो रहा है, सेंटर का अलग हो रहा है, तो फेडरल स्ट्रक्चर तो इंटैक्ट है।
फेडरल स्ट्रक्चर पे कहाँ फेडरलिज्म इस तरह से कहा जा रहा है कि जब एक रीजनल पार्टी की अगर हम बात कर रहे हैं वो अपनी स्टेट पर फोकस करेगा ना सर, वो अपनी स्टेट पर फोकस करेगा, कैसे दूसरे राज्यों के अंदर विस्तार कर पाएगा वो? करेगा उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, वर्कफोर्स नहीं है सर उतनी। देखिए जो रीजनल है, अब जब एमपी का इलेक्शन होता है लोकसभा का, वो भी तो सारे देश में एक साथ होता है और उसमें भी सभी पार्टियां पार्टिसिपेट पूरे देश में करती हैं। वो कैसे करते हैं? जहां जो एमपी का इलेक्शन है वो भी तो ऐसे ही होता है। नहीं अवाना साहब, उसके साथ में विधानसभा आ जाएगा तो फिर ममता बनर्जी देश में कैंपेन नहीं कर पाएगी, नवीन पटनायक देश में कैंपेन नहीं कर पाएंगे, नीतीश कुमार देश में कैंपेन नहीं कर पाएंगे, अरविंद केजरीवाल देश में कैंपेन नहीं कर पाएंगे। देखिए वो तो हमेशा रहेगी दिक्कत कि आप एक जैसा प्लेटफॉर्म, एक जैसा स्ट्रक्चर सबको नहीं दे सकते। कुछ पार्टियां हैं जिनका स्ट्रक्चर अच्छा है, कुछ का पहले अच्छा था अब नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं अवाना साहब के, कहीं ऐसा तो नहीं अवाना साहब इन जो क्षेत्रीय दलों के नेता हैं उनको वहीं ब्लॉक करने के लिए ये हो कि वो अपने अपने प्रदेश में रह जाएंगे और केंद्र की राजनीति हम आराम से कर पाएंगे? जी सवाना जी, आपकी प्रतिक्रिया। देखिए ये तो आपका पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ये ना तो मेरे लिए मैंडेट है और ना मैं इस पर कोई कमेंट कर सकता। ठीक है, फिर हम जेपी लोहिया जी से ही प्रतिक्रिया लेते हैं, क्योंकि अब पॉलिटिकल ये सवाल है कि बीजेपी, सर कुछ देर पहले मैंने आपसे यही सवाल किया था कि बीजेपी अभी विपक्ष से छुटकारा चाहती है और इसलिए इस मुक्ति के लिए ये एक नई नीति लेकर आ रहे हैं कि रीजनल पार्टी जहां तक है वहीं तक सीमित रहे। पलक जी, बिल्कुल ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे कि विपक्ष खत्म हो जाए, और हम लोग तो स्वयं चाहते हैं कि भारत के अंदर एक मजबूत विपक्ष रहे। वह यही एक लोकतंत्र की खूबसूरती भी है। अगर मजबूत विपक्ष रहेगा तो निश्चित तौर पर भारत की राजनीति हमेशा एक मजबूती की तरफ रहेगी। सर बीजेपी तो कहती है हमें कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, आप फिर कह रहे हैं कि आपको चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो। नहीं, कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, वो किस संदर्भ में है आप पलक जी अच्छे से समझ सकते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए हमको, तो जो भ्रष्टाचार का अगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट पे जाए तो बात लंबी बैठेगी। तो इस चीज को समझने की बात है, आज हम इसको इसी बात पे रहने देते हैं। पॉलिटिकल ये है क्योंकि सर पॉलिटिकल इसलिए है क्योंकि पॉलिटिशियंस को चुनने के लिए ये पूरी प्रक्रिया है। देश की राजनीति के अंदर अगर कोई भी अच्छा मुद्दे को अगर लाया जाएगा और मुद्दे को खत्म किया जाएगा तो राजनीतिकरण तो होगा। अब आप देखिए 370 के अंदर, लेकिन जब तक आपकी मंशा नहीं होगी देश को अच्छा शासन देने की, तो मुझे लगता है कि फिर तो आप उलझे रहोगे। अगर आप नफा और नुकसान को देखोगे राजनीति के अंदर कि ये काम करने से हमें नुकसान होगा, ये काम करने से नफा होगा, तो मुझे लगता है पलक जी देश बहुत के लोगों शुक्रिया आप चारों का अपना कीमती समय देने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए, क्योंकि बेहद ज्यादा जरूरी है। जब हम किसी पॉलिसी की बात कर रहे हैं, किसी नीति की बात रख रहे हैं, तो हर एक स्टेक होल्डर को सुनना बेहद ज्यादा जरूरी है। क्या पुलिस अधिकारियों के ऊपर बोझ खत्म होगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन आ जाता है? वो नेता जिन्हें चुना जाता है नई पॉलिसीज बनाने के लिए, नीति बनाने के लिए, क्या वो 4.5 साल अब उन नीतियों पर फोकस करेंगे? विस्तार से वन नेशन वन इलेक्शन पर रही चर्चा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए JK24।